हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान 2025 और 26 का नई बुक, ये आपका अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। पहला प्रश्न बोला है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। ऑप्शन यहाँ 4 है, इसका सही उत्तर रहेगा स वाला 1960 के दशक में। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन एक कृषि कार्य है? कृषि कार्य पूछा गया है। तो देखिए, कृषि कार्य में आपका हो जाएगा फसल उगाना। इनमें से अस्थाई पूंजी कौन सी है? अस्थाई पूंजी आपका उपरोक्त सभी। इनमें से उत्पादन के कारक में कौन आता है? उत्पादन के कारक में ये आपका होगा अ वाला ऑप्शन, श्रम। नंबर 5, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। तो प्रथम आवश्यकता में आपका होगा भूमि। क्या होगा? भूमि। करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला? यहाँ पर केंद्र है तो यहाँ होगा कंप्यूटर। पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या 1। तो विद्यार्थी, अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान। पहला, भारत में सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग पंजाब राज्य में किया जाता है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय जो है ना वो कृषि है। कृषि पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है। ठीक है, नंबर 3 तक हो गया है। अब नंबर 4 है, भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। 5वां नंबर, कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसके आगे का प्रश्न बोला है, सत्य या असत्य लिखिए। आगे चलिए, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। बिल्कुल असत्य, बल्कि ठंड में लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह सत्य है। पालमपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते हैं। यह आपका असत्य होगा। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है। यह आपका सत्य है। ठीक है, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी डाला जाता है। यह आपका सत्य है। विद्यार्थी, सही जोड़ी। चलिए, आपका दिया है पालमपुर गांव। इसका मिलान होगा एक काल्पनिक गांव है। कृषि, तो कृषि का मिलान करना है आपको बिजली के पंप और नहरों से। 3 नंबर, फसल चक्र, साल में 3 फसलें। सिंचाई का होगा पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि। गैर कृषि कार्य अस्थाई पूंजी होगा। कंप्यूटर का होगा डेयरी, परिवहन और लघु उद्योग। देखिए, ए का मिलान द नंबर से, 2 का मिलान हो जाएगा आपका ई नंबर से। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नंबर का मिलान करना है ब वाला से। इसी प्रकार से सारा आपको सही जोड़ी का उत्तर भी कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट, अब है एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? उत्तर रहेगा, इसका उत्तर 450 परिवार। भौतिक पूंजी के नाम बताइए। भौतिक पूंजी, अस्थाई पूंजी और एक रहेगा कार्यशील पूंजी। इसका नाम हो गया भौतिक पूंजी का। चलिए, नंबर 3, बहुविध फसल प्रणाली
क्या है? पहला नंबर रहेगा वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। यहाँ देखिए भूमि पर एक, तीनों क्या हुआ, सट गया है, तो तीनों को क्या करना, आपको अलग करके लिखना है। भूमि पर एक, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब बोला HYV का पूरा नाम हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 5, बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का। अब अति लघुत्तरीय में पहला नंबर बोला गया है कि पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? देखिए पालमपुर में रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी परिवहन सेवाएं शामिल है। दूसरा, छोटे किसान किन्हें कहते हैं? तो देखिए उत्तर रहेगा इसका उत्तर कि छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में काम करते हैं, अपने खेतों में, ठीक है। 2 नंबर का उत्तर हो गया है। तो चलिए नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। मंझोले, मंझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? मंझोले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे किसानों को किराए पर लगाते हैं, किराए पर। प्रश्न क्रमांक 4, अस्थाई पूंजी क्या है? अस्थाई पूंजी, तो देखिए उत्तर, वह पूंजी जिनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है, जैसे औजार, मशीनें और भवन आदि को अस्थाई पूंजी कहते हैं। प्रश्न 5 में बोला गया है कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए। कार्यशील पूंजी, उत्तर रहेगा इसका उत्तर कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। अगला बोला है रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर। तो विद्यार्थी बहुत आसान बताऊंगा, पहले आपको तालिका बनाना है, ठीक है। तालिका बनाने के बाद एक तरफ रबी तो दूसरी तरफ खरीफ। रबी में रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। दूसरा अंतर गेहूं, चना, मसूर रबी की फसलें हैं। ज्वार, बाजरा और धान खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? पालमपुर गांव में, तो उत्तर पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। नंबर 8 में बोला है भौतिक पूंजी किसे कहते हैं? उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जिन आगतों जैसे कि भवन, मशीन, औजार, कच्चा माल या नगद मुद्रा का उपयोग किया जाता है, इन्हें भौतिक पूंजी कहा जाता है, ठीक है। 9 में कहा है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन से हैं? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं के नाम है डायरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी एवं परिवहन।
नंबर 10 में बोला है रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। रासायनिक उर्वरक तो उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, इसी को कर लघुत्तरीय प्रश्न। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। उत्तर पहला नंबर भूमि, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वन, श्रम, लोग जो काम करेंगे, भौतिक पूंजी में उत्पादन में लगने वाली आगत, मानव पूंजी, कुशल, योग एवं ज्ञानी उद्यम। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट। नंबर 2 में कहा गया है हरित क्रांति क्या है। 1960 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज यानी HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। HIV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। नंबर 3 पालमपुर में परंपरागत बीजों एवं HYV बीज में कितनी उपज हुई है। कितनी उपज, तो उत्तर परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। HIV बीजों से किसानों के पास बाजार में बेचने को और अधिक शेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 4 है आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा। उत्तर में आपको लिखना है आधुनिक कृषि है ना, तो देखिए पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। नलकूपों से सिंचाई के सतत प्रयोग से भूमि का जल स्तर कम हो गया। ठीक है विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 5। अच्छा हाँ, प्रश्न 5 में कहा है ना कि रासायनिक खाद के उत्तर रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इससे मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ यह भी चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, जो है पालमपुर गांव की कहानी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आप